आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। की बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। यूके SSSC मामले से एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पेपर लीक मामले में STF ने 25वीं गिरफ्तारी कर ली है। लखनऊ स्थित रिम्स कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश चौहान को किया गया है STF की तरफ से गिरफ्तार। आरोपी केंद्रपाल के साथ मिलकर करता था ये काम पेपर लीक का। ये 25वीं गिरफ्तारी है। कंपनी का डेटा एंट्री ऑपरेटर अभिषेक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब तक एक के बाद एक गिरफ्तारियां जो हुई हैं, उसमें ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हुई है 25वीं गिरफ्तारी। रिम्स कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजेश चौहान को STF ने गिरफ्तार किया। केंद्रपाल के साथ ये मिलकर पेपर लीक का काम किया करता था और इस पूरी मिलीभगत में, इस बड़े गड़बड़ ज्वाला में ये 25वीं गिरफ्तारी STF ने लखनऊ से की है। कंपनी का डेटा एंट्री ऑपरेटर अभिषेक पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। और इस समय एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में STF की कार्रवाई। इस मामले में आरोपी प्रदीप पाल की गिरफ्तारी की गई है। यूपी के बाराबंकी के रहने वाले हैं प्रदीप पाल। RIMS कंपनी के लंबे समय से ये कार्य करता रहे हैं, कार्यरत इस कंपनी में रहे हैं। यूके SSSC के पेपर लीक मामले के बाद सचिवालय रक्षक भर्ती में भी अरेस्टिंग शुरू की गई है। कंपनी में ही यूके SSSC के पेपर और गोपनीय दस्तावेज छपते थे। ये एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कंपनी के डेटा एंट्री ऑपरेटर और मालिक को तो STF पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इस पर एक ओवरऑल जानकारी ले लेते हैं। सत्येंद्र बर्थवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए देहरादून से फोन लाइन पर। सत्येंद्र बर्थवाल, यहां पर STF ने एक के बाद एक अब तक 25 गिरफ्तारियां कर ली है, लेकिन हम एक बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं यहां पर कि इस मामले में सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में STF ने कार्रवाई की है। तो ये मामले जो हैं ये लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और STF भी काम जोरदार तरीके से कर रही है। सत्येंद्र। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, क्योंकि STF लगातार जो यूके SSSC में अभी तक जो पेपर लीक का मामला चल रहा था, उसमें STF की एक अच्छी कार्रवाई रही है। STF ने 25 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें आज देर रात जो कंपनी जिस कंपनी में यूके SSSC के दस्तावेज या जहां उसके गोपनीय दस्तावेज पेपर छपते थे, उस कंपनी यानी RIMS कंपनी जो लखनऊ में स्थित थी, उस कंपनी के मालिक को भी STF ने अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि जो राजेश चौहान, जो आरोपी राजेश चौहान जो कंपनी का मालिक है, वो उसका केंद्रपाल सिंह अभी 2 दिन पहले ही अरेस्ट हुआ था यूपी से, उसके साथ इसका संपर्क था। इसने और पेपर लीक मामले में इसकी बड़ी भूमिका रही है। वहीं STF के पास इस भर्ती पेपर मामले के बाद एक और जांच सामने आई थी। STF ने सचिवालय रक्षक भर्ती मामले में भी ये जांच शुरू की थी और उसमें भी आज एक कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई वहीं से स्टार्ट हुई है जो कि यूके SSSC का जो कंपनी थी, जिस कंपनी में यूके SSSC के पेपर छपते थे, दस्तावेज छपते थे, उसी कंपनी का कर्मचारी के आज पकड़ा गया है। तो प्रदीप पॉल इसका नाम बताया जा रहा है, यूपी का ही ये रहने वाला है। लगातार यानी कि अब लगातार अरेस्टिंग अब देखने को मिल रही है। जी सत्येंद्र बर्थवाल, ये सोचने वाली बात है कि 2 मामले, यूके SSSC भर्ती मामला और इस सचिवालय रक्षक मामला, इससे सरकार की आलोचना करने का विपक्ष को एक मौका मिल गया है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है सरकार के लिए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी बोल चुके हैं कि भर्तियां रद्द की जाएंगी और नए सलीके से भर्तियां इन पदों पर होगी, लेकिन विपक्ष को एक बैठे बैठाए मौका मिल गया सत्येंद्र बर्थवाल इन दोनों मामलों से सरकार को घेरने का। मौका भी कह सकते हैं या फिर, क्योंकि ये जो मामले हैं, जो ये अभी तक जिससे जांच चल रही है, जितनी भर्तियां हुई हैं, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की भी बात करें तो उस टाइम भी ये भर्तियां हुई हैं। उसके बाद बीजेपी की जो गवर्नमेंट भी आई है, उसमें भी ये भर्तियां हुई। हाँ, ये अवश्य है कि जो हाकम सिंह, जो एक बड़ा मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा गया इस पेपर लीक भर्ती मामले में, वो बीजेपी से संबंध रखता है, जिसके बाद कांग्रेस उभर हुई। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन सड़कों पर भी आई और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है इस पूरे मामले की
कि सीबीआई जांच हो। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का भी एक इसमें अच्छा रोल रहा। मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर इन मामलों में जांच करवाई, और जिस जांच का नतीजा अब देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि अगर जांच नहीं होती कहां से नतीजा आता। जांच होने के बाद जब नतीजे सामने आए, उसके बाद भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है सतेंद्र वर्तवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में एक और भर्ती में घपलेबाजी का खुलासा हो चुका है और इस पर एक बड़ा एक्शन भी हो चुका है। साल 2015 की दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई। भर्ती के कुछ मामलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस की सिफारिश की है। 2015 में पंतनगर यूनिवर्सिटी में दरोगा भर्ती का एग्जाम कराया गया था और इसमें 339 पदों पर भर्ती की गई थी। हम आपको बता देते हैं कि कल ही पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारी दिनेश जोशी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इसके बाद दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी गई है। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने भी दरोगा भर्ती कार्रवाई की है और दिनेश जोशी 2006 से 2016 तक अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया गया इसकी तरफ से। यही नहीं, एसटीएफ के रडार पर अब पंतनगर यूनिवर्सिटी के और भी कर्मचारी आ चुके हैं। अब आपको जानकारी दें कि रुड़की दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करीब 12 बजे बुग्गावाला पहुंचेंगे। यहां पर फल, सब्जी, महरूम प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट का वो उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नैनीताल से खबर, जहां के बलिया नाले की तरह भीमताल के लिए खतरा बने डुंगसील की पहाड़ी से अब और ज्यादा खतरा तेज हो गया है। पहाड़ी से अब पानी का भी रिसाव शुरू हो गया है, जो कई गांवों के लिए भीमताल के लिए भी खतरा बन गया है। हम आपको बता देते हैं कि डुंगसील पहाड़ी पर भीमताल झील का प्रेशर है और ये पहाड़ी टूट रही है। अब पानी के रिसाव से खतरा और बढ़ गया है, या यूं कहें कि 2 गुना बढ़ चुका है। हालांकि डीएम जरूर यहां पर सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहां कोई टीम नहीं पहुंच सकी है। इससे पूर्व भी अवगत करा चुका हूं और तमाम समाचार चैनलों ने इसको दिखाया भी है। अगर इस पर कारगर कार्रवाई नहीं की गई, इससे ढोंगशील, पंत खैरोला, पांडे, अमिया, डहरा और पूरा जो हमारा रानीबाग काठगोदाम से नीचे हल्द्वानी तक जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। भूगर्भ हलचल हुई तो उससे पूरे पहाड़ को खतरा है। हम भीमताल डैम की बात नहीं करें, पूरे भीमताल को भी खतरा है। पूरी टीम, हमारी जियोलॉजिस्ट की टीम हमारी देख रही है उसको, और 2-4 दिनों में ही उसका रिपोर्ट वगैरह भी आ जाएगी, तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर सीमांत घनसाली क्षेत्र अति संवेदनशील है, लेकिन नदी किनारे बसे करीब 2 दर्जन लोगों का चिन्हीकरण होने के बावजूद अभी तक उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे लोग बारिश में सहम जाते हैं और नदियों के उफान पर आने से तो डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। इस मामले में डीएम का कहना है कि पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में मैंने पुरानी रिपोर्ट को भी मांगा है और मैंने ये भी उनसे कहा है कि मुझे आप त्वरित रूप से सैटरडे को जो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी उसके अनुसार हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसमें बुधवार को चिरबटिया में बादल फटने के बाद रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही मची। घड़ा मखेत गांव के ठीक ऊपर 1 किलोमीटर क्षेत्र में दरारें पड़ गई और पूरा पहाड़ अपनी जगह छोड़कर खिसकने लगा, जिससे पूरे गांव के अस्तित्व पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अचानक से गांव पर आई इस विपदा से सभी ग्रामीण डरे सहमे हैं। दरारें पड़ने के बाद गांव के घर भी अब टूटने लगे हैं, जिससे लोगों ने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। कई ग्रामीणों ने तो सड़क पर ही बच्चों और सामान के साथ टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। ग्रामीणों की नाराजगी प्रशासन के प्रति भी देखी गई। बहुत ज्यादा दर्द क्या होना, अम्मी थे होनी हमारी कनकरी मेर बावन बने, कनकरी मेर बुलून बने,
आज हम ये देखी तो हमारे दिमाग खराब। अब कल जान हो गई सड़के में लेते धर हमारा मकान घर सब कुछ टूटेगी। हम सड़के में बैठेंगे ना, अब सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं करी सकनेगी। बस हम सड़के में बच्चा भी हम भी सब सड़के में बैठे हैं ना, हमारे कोई खोज कर रहा नहीं कुछ। तो बिल्कुल ये मौत का बंजर जैसा हो चुका है, वहाँ हम रहने के लिए बिल्कुल अब राजी नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ सड़क में हम टेंट बनाएंगे और वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाऊंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। प्रशासन सुनने को बिल्कुल भी राजी। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि रामनगर के विश्व प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर के टीले में दरारें आ गई हैं। अब जिसका स्थायी समाधान निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ इस टीले को तिरपाल से ढककर आपदा से बचाने की कोशिश भर की जा रही है। गर्जिया माता के मंदिर के टीले में बीते साल अक्टूबर की आपदा में कई दरारें आ गई हैं। इससे इस मंदिर के लिए बड़ा खतरा आप समझ सकते हैं। कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच में स्थित इस मंदिर के बीते साल आई आपदा के बाद कई अधिकारी निरीक्षण के लिए तो पहुंचे। डीएम नैनीताल के आदेश पर सिंचाई विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा भी था, लेकिन कुछ सुझावों के साथ इसे वापस कर दिया गया। अब विभाग दूसरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। परंतु जो सिंचाई विभाग द्वारा जो भी बजट पारित हुआ है पर सरकार तक पहुंचता है, फाइलें वहीं दब जा रही है। अभी तक बजट मंत्री को मिल नहीं पाएगा, जिससे मंदिर की सुरक्षा का काम जल्द से जल्द चालू हो सके। विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, भीड़भाड़ काफ़ी लगी रहती है। अभी बरसात का समय है, थोड़ा कम है, तो हमें भी उम्मीद थी कि उस प्राविधान को हमने लेते हुए हमने एक 4 करोड़ 54 लाख का प्रोजेक्ट तैयार किया था, ठीक है, जिसको हमने स्टेट लेवल TSE जो राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति होती है, ठीक है, उसमें प्रस्तुत किया था। उस समिति ने हमें कुछ सजेशन और कुछ करेक्शन बताए थे, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी एक विस्तृत योजना हम। देहरादून से खबर, जहां आपको बताएं देहरादून और टिहरी में 19 अगस्त की रात को आई विपदा को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन आपदा पीड़ितों को एक रात दर्द में बितानी पड़ रही है। एक बड़े से हॉल में रह रहे ये परिवार सरखेत के रहने वाले हैं। चारों ओर बेड्स पर फिलहाल इनके दिन बीत रहे हैं। बच्चे भी अभी खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो 11 परिवार हैं जिनके घर बीते हफ्ते आई आपदा में तबाह हो गए थे। ये सभी अभी माल देवता के सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। भले ही इन्हें अस्थायी रूप से छत मिल गई है, लेकिन इनका दर्द इस बात को लेकर है कि इनके खुद के आशियाने आपदा में उजड़ चुके हैं और अब ये कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। सब चले गए। गाय भैंस 1 लाख रुपए की भैंस थे मेरे 2, वो भी चले गए। अब क्या करें। ये तो 1 हफ्ता ऐसे जैसे कैद में हैं, कैद जैसी ज़िंदगी हो गई है। बस रात को नींद नहीं है और दिन में भी हम बस अपना सामान खोजने चले जाते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी कोई उचित व्यवस्था ऐसी कोई नहीं कह रहा है कि आपके लिए ऐसा करेंगे, कहीं अच्छी जगह देंगे। तबाही के बाद प्रभावित इलाके में अस्थायी सड़क का निर्माण किया गया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक की जा रही है। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। स्थानीय विधायक भी अपनी टीम के साथ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। में जो हमारा रिस्टोरेशन वर्क था वो पूरे अपने फुल स्विंग पे चल रहा है। अभी पहले यहाँ तक आने का रास्ता पैदल था, अभी गाड़ी यहाँ तक आ रही है और हमारे जितने भी लोग हैं, करीब 11 परिवार हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। उनके लिए रिलीफ कैंप लगा है माल देवता में, वहाँ पे वो रह रहे हैं और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अस्थायी व्यवस्था जो है नदी पर कर दी है, तो हमारी टीम इस तरह से पूरे लगे हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो लोगों को है तमाम तरह की जो है जो दिक्कतें हो रही हैं उनको जो है सुविधाएं मिल सके। लेकिन आपदा की ये रात इतनी भारी थी कि ये दर्द शायद ही ये लोग जल्द भूल सके, जिंदगी पटरी पर लौट सके। भले ही इसकी कवायद चल रही हो, लेकिन ये दर्द अपने पीछे कई जख्म दे गया जो शायद ही अब भर सके। आपदा के जख्म अभी हरे ही हैं और इन्हें भरने में सालों लगेंगे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस एरिया में जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह से ठीक किया जा सके, इसी में प्रशासन की टीम लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। हल्द्वानी से रुद्रपुर के बीच गड्ढों से नेशनल हाईवे का बुरा हाल है। खस्ता हाल नेशनल हाईवे से लोग बेहद परेशान हैं।
भाबर से तराई के मैदान को जोड़ने वाला हल्द्वानी लालकुआं रुद्रपुर हाईवे पिछले 5 साल से खस्ता हाल हो रखा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पर सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचता और कोई इस जगह के बारे में जानने सुनने को तैयार ही नहीं। डीएम नैनीताल का कहना है कि एनएच अधिकारियों को साफ कह दिया गया है कि अगर खस्ता हाल सड़क की वजह से किसी की जान गई तो उसकी जवाबदेही नेशनल हाईवे के अधिकारियों की ही होगी। बहुत परेशानी होती है, आप देख ही रहे हो कितने गड्ढे हो रहे हैं। देखो बिल्कुल चलना मुश्किल है साहब, पैदल निकलने वाला तो निकल नहीं सकता। आप ये देखो, ये पानी हो रहा है, आप यहाँ से निकल के देखो। नहीं, अभी एनएचएआई के पीडी को मैंने कहा है कि अगर सड़क की वजह से कोई दुर्घटना होती है और जान माल की क्षति होती है तो ऐसी दशा में हम उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। हालांकि उनका ये कहना है कि आरबीएम बिछाने का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। टिहरी झील को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए झील से सटे हुए प्रताप नगर क्षेत्र को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है, जिससे पर्यटक रानी के ऐतिहासिक महल का भी दीदार कर सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। टिहरी के राजा भवानी शाह के बेटे प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया था और यहाँ रानी के महल का निर्माण कराया था। लेकिन आजादी के बाद राजशाही स्वतंत्र भारत में मिल गई, लेकिन ये धरोहर अनदेखी के अभाव में खंडर में तब्दील होने लगी। अब इन ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने के लिए योजना बनाई जा रही है। अब राजमहल का पौराणिक शैली में जीर्णोद्वार कर संग्रहालय बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। साथ ही टिहरी झील के आसपास के एरिया को पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कार्य किए जाने हैं वो साधारण कार्य तो है नहीं, क्योंकि उसको जो औपनिवेशिक काल की संरचना है उसी के साथ उसको किया जाना है। तो हमने एक पार्टी को एमओयू गठित करके उन्हें अपना इसकी जो टीकार गठित कर दी है। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी अच्छा, इससे लोगों को जनरेशन एम्प्लॉयमेंट होगा। टूरिज्म जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी संख्या में आएंगे भी, उसमें बढ़ोतरी होगी। टिहरी राजशाही के जीर्णोद्वार से ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए भी दूर दराज से पर्यटक अब पहुंचेंगे और टिहरी राजशाही के इतिहास के बारे में भी जान सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। एक योजना के तहत अब प्रतापनगर जो राजमहल हमारे राजशाही के एक जो प्रतीक है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर हमारे जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उनको भी वहाँ पे फायदा पहुँचेगा, वो भी अपने घरों को होम स्टे में तब्दील कर देंगे। और अगर ट्रैकिंग रूट अगर खैट पर्वत हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये सामने सीधे सामने जो रेखा पट्टी है ये सब इससे लाभान्वित होंगे। टिहरी एक नया पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, जिस पर अब प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, जिससे पर्यटन के साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकेगा। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट।